जी नमस्कार साथियों, स्वागत है भाई सभी का एक बार फिर से आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सीटेट पेपर के लिए। यानी सीटेट में जो आपका पेपर 2 में एसएसटी या सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को यहाँ पर विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाता है। साथियों ये क्लास हमारी डेली होती है, आप डेली इस क्लास को देखिए, आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी इस क्लास से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। भाई जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं रंग, उन रंगों को किस सामग्री से बनाया गया है या किस सामग्री से प्राप्त करे गए हैं वो रंग। ऑप्शन आपके ए पशु अंगों के अवशेष, बी ग्रेफाइट, सी पौधों और खनिज या डी स्लेट। तो देखिए वो रंग जो थे वो आपके पौधे और खनिज जो होते हैं उनसे लेकर के इस्तेमाल करे गए हैं, पौधों और खनिजों का इस्तेमाल करके उन पर वो रंग प्रयोग किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो इस्तेमाल किए गए रंग होते हैं वो आपके पौधों और खनिज से बनाए गए हैं, यानी वो सामग्री है पौधे और खनिज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी गई थी। भाई जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां थी वो किस पर लिखी जाती थी या किस पर लिखी गई थी। ऑप्शन है ए ताड़पत्रों, बी पत्थरों, सी कागज या डी लकड़ी। तो देखिए भाई सबसे जो पुरानी जो आपकी पांडुलिपियां थी वो आपकी ताड़पत्रों पर लिखी होती थी। किस पर लिखी गई थी भाई? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई यहाँ पर दो कथन दिए आपके ए और कथन बी, आपको इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए पढ़िए भाई, क्या कह रहा है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। कथन बी क्या कह रहा है? यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपने दोनों कथन पढ़ लिए, अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन से आपके ए सत्य है और बी असत्य है, यानी ए गलत है, सॉरी ए सही है और बी गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए गलत है, ए असत्य है और बी सत्य है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए और बी दोनों असत्य हैं। या डी कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो देखिए भाई आपने ए और बी दोनों कथन पढ़े। एक कथन है आपका मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। कथन बी क्या कहता है कि जो ये मेहरगढ़ है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये कथन है। अब इसमें से ये छांटना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो ये दोनों के दोनों कथन हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं कि जो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। भाई ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी उसके नगर सबसे ज्यादा मिले हैं, सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी जम्मू और कश्मीर। तो देखिए भाई वो है आपका गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है भाई? गुजरात राज्य है। मतलब कि गुजरात राज्य जो है वहां पर आपके जो हड़प्पा नगर थे, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके नगर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में मिले, यानी कि सबसे ज्यादा नगरों की संख्या मिली है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। भाई जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था उस समय मगध जो महाजनपद था, भाई उस समय वो महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद 16 महाजनपद थे आपके, उसमें से जो मगध महाजनपद था उसके पहले शासक पूछा आपसे। ऑप्शन ए महावीर, बी प्रसेनजीत, सी बिंबिसार या डी अजात शत्रु। तो देखिए मगध जो महाजनपद था उसके पहले शासक थे आपके बिंबिसार। क्या कौन थे फ्रेंड्स? बिंबिसार। पहले महाजनपद जो मगध था उसके पहले शासक आपके बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है, जो आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। यानी कि भाई जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये छांटना आपको। ऑप्शन आपके ए बुद्ध, बी धम्म, सी अहिंसा या डी संघ। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो होते हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि अहिंसा जो शब्द है, अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं होता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ ये आपके त्रिरत्नों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है, अहिंसा यहाँ पर त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? भाई जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, हमारे सदन का जो उच्च सदन होता है, संसद का आपका राज्यसभा होता है, तो उसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता, बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, सी लोकसभा के सदस्य, या डी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक जो बोल देते हैं आप। तो देखिए भाई जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य, यानी जो हम विधायक बोल देते हैं, वो जो विधायक होते हैं हमारे विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? यानी भारत ने इनमें से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन ए संसदीय और एकात्मक, बी राष्ट्रपति और संघीय, सी राष्ट्रपति और एकात्मक, या डी संसदीय और संघीय प्रणाली। तो देखिए भाई जो भारत है उसने किस शासन प्रणाली को अपनाया है? वो अपनाया है आपकी संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। कौन सी फ्रेंड्स? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। जो आपके देखते हैं ना भाई हमारे भारत में एक संसद है, संसद में देखिए राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, और आपकी एक संघीय प्रणाली है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। आपके 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो ये संसद जो हमारा भारत जो है राज्यों का एक संघ है, संघीय प्रणाली भी है और संसदीय प्रणाली भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? यानी कि जो आपके संसदीय क्षेत्र होते हैं वो कितने क्षेत्र आरक्षित हैं आपकी अनुसूचित जातियों के लिए, यानी कि आपके एससी के लिए, एससी शॉर्ट फॉर्म में लगते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपके कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई? ऑप्शन आपके ए 48, बी 84, सी 47, या डी 74। तो देखिए भाई अनुसूचित जातियों के लिए जो संसद निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 84 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वो आपके शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आपके क्या नाम है आपकी लोकसभा में जो आपके सांसद होते हैं, संसदीय क्षेत्र होते हैं निर्वाचन, वो टोटल 545 होते हैं भाई। अब 545 में से 84 तो ये आपके एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं और आपके एसटी यानी आपके शेड्यूल ट्राइब जो होती है उसके लिए 47 होते हैं। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति उसके लिए 47 जो सीटें आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित होती हैं 545 में से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही था, हमसे पूछा था अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? जो अस्पृश्यता प्रथा थी आपकी छुआछूत यानी उसमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए भाई वो था आपका ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। किसका उल्लंघन होता था भाई? समानता का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है हमारा वो उसका क्या होता था? हनन होता था, उल्लंघन होता था अस्पृश्यता प्रथा के कारण यानी छुआछूत की जो प्रथा थी उसके कारण आपका समानता का अधिकार जो था हमारा उसका उल्लंघन होता था। जब अब इसको क्या करा है भाई गवर्नमेंट ने? आर्टिकल 17 के द्वारा जो ये अस्पृश्यता प्रथा है इसको समाप्त कर दिया है। ये आर्टिकल 17 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया है अस्पृश्यता की प्रथा को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? अब भाई देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है आपके ए मंत्रियों की परिषद, बी मुख्यमंत्री, सी सांसद, या डी सांसद और विधायक। तो देखिए भाई जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे उनका चुनाव करते हैं आपके सांसद लोग। कौन करते हैं भाई? सांसद, यानी किसी जो भी पार्टी बहुमत में होती है, बहुमत प्राप्त करती है, उस बहुमत प्राप्त पार्टी के सांसद जो होते हैं भाई बहुमत प्राप्त जो जीतते हैं भाई सांसद ही तो जीतते हैं। तो जो सांसद होते हैं वो अपने एक मुखिया का चुनाव करते हैं, जो मुखिया उस पार्टी का प्रधानमंत्री यानी भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? भाई आपको कारखाने के विषय में पढ़ाना है बच्चों को तो उसके लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके ए
एक कहानी सुनाना, बी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, यानी कि आप किसी जो कारखाने से संबंधित विशेषज्ञ है उसको आमंत्रित कर लें अपनी कक्षा में ही, या ऑप्शन नंबर सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, कि भाई किसी भी आसपास अपना आपका औद्योगिक कारखाना है तो उसकी यात्रा आयोजित कर लें, उसको एक तरह से टूर करा दें बच्चों को उसका, या ऑप्शन नंबर डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो देखिए भाई कारखाने जो विषय है इसको पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी आपकी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि भाई जब बच्चे वहां पर खुद से जाकर देखेंगे, खुद से समझेंगे, अनुभव उनके प्रत्यक्ष रूप में उनको ज्ञान मिलेगा, तो उससे उनका जो कारखाने का विषय है उसको ज़्यादा स्पष्ट होगा, प्रभावी तरीके से स्पष्ट होगा उसका अवधारणा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। यानी कि जो पंचवाणी और बीजक हैं भाई, इस ये जो हैं किताबें हैं या पुस्तकें हैं, इनमें किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया है। ऑप्शन ए मीराबाई, बी कबीर, सी गुरु नानक, या डी रविदास। तो देखिए भाई वो है आपके संत कबीर। कौन है फ्रेंड्स? संत कबीर जो थे आपके, उनके जो दोहे और हस्ती छंद हैं वो आपके पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, बीजक में इनको संरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष या सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। देखिए आपसे पूछा है भाई, जो एलोरा की गुफा है उसमें भित्ति चित्र बना है जिसमें विष्णु भगवान थे, हमारे नरसिंह अवतार लिया था उन्होंने, तो उसमें नरसिंह के रूप में दिखाया गया है उनको, तो वो कृति जो है वो किस काल की है ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार काल, बी राष्ट्रकूट काल, सी चालुक्य काल, या डी गुप्त काल। तो देखिए भाई वो है आपकी राष्ट्रकूट काल की। कौन से काल की है भाई? जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट जो शासन था उस समय, उसके काल की है ये आपकी जो एलोरा की गुफा में नरसिंह भगवान की जो कृति है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। भाई इनमें से ऐसा कौन सा संगठन है जो उपनिषदों में आस्था रखता है। ऑप्शन है आपके ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी सत्य शोधक समाज, या डी सेवा समाज। तो देखिए भाई दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है वो संगठन आपका उपनिषदों में आस्था रखता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? 1828 में हुई थी। और किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ये थे आपके एक महान आदर्शवादी नेता मोहन राय, समाज सुधारक थे ये आपके महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज जो संगठन है वो उपनिषदों में आस्था रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया। भाई जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है उसको किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए शंकर, बी अल्लमा प्रभु, सी रामानुज, या डी बसवन्ना। तो देखिए भाई जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है वो आप विचारार्थ प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था? वो किया था आपका संत रामानुज। कौन किसने फ्रेंड्स? संत रामानुज जो थे आपके, उन्होंने जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है उसको विचारार्थ प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सही कथन छांटना है। ऑप्शन है आपके ए अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। ऑप्शन बी अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। या सी अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में आती है। ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। अब देखिए ये कथन है आपके 4, इसमें से आपको सही कथन छांटना है कि सही कथन कौन सा होगा। तो देखिए सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी कि अमेजन जो बेसिन है वो आपका भूमध्य क्षेत्र जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है उसके अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। जबकि भाई अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं करती। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना से होती है, लेकिन बोलिविया जो देश है यहाँ से नहीं बहती है, यहाँ से अपवाहित नहीं होती है अमेजन नदी का बेसिन जो है। ठीक है दोस्तों, और ना ही वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। केवल और केवल यहाँ पर एक कथन सही था, ऑप्शन नंबर सी अमेजन बेसिन भूमध्य प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। भाई जो गठबंधन की सरकार बनाते हैं, आजकल आप सुनते हैं भारत की राजनीति में भी गठबंधन से सरकार बन गई है, तो वो गठबंधन की सरकार आखिर होती क्या है, उस आप समझते क्या है उससे। ऑप्शन आपके, चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, या ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, या ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। तो देखिए जो गठबंधन की सरकार होती है वो होती है कि भाई चुनाव हुए जैसे किसी राज्य में या देश में, जैसे भाई हमारे संसदीय क्षेत्र के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए, कोई भी चुनाव हुए, उसमें आप पाते हैं कि भाई कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला हो, पूर्ण बहुमत मिला हो कि वो हाँ अपनी सरकार बना ले। तब उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में दो या दो से अधिक जो दल होते हैं वो आपस में मिलकर के गठबंधन करते हैं, तब वो उस वहां पर सरकार बनाते हैं। तो गठबंधन का मतलब यही होता है कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, वो आपस में अपनी अपनी सत्ता की साझेदारी बांट लेते हैं कि भाई कौन प्रधानमंत्री होगा या कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन ये मंत्री होगा, कौन किस पर क्या रहेगा, वो सब आपस में बांट लेते हैं, उनकी साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ऑप्शन आपके ए, मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। बी, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। सी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। या डी, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो देखिए भाई बौद्ध और जैन आपके दो धर्म थे, तो दोनों धर्मों में क्या समानता है, कौन सी विशेषता ऐसी है जो दोनों धर्मों में है, तो वो विशेषता है आपकी ऑप्शन नंबर डी की कि भाई इन दोनों ही धर्मों को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था इन दोनों ही धर्मों को। ठीक है, तो ये थी इनकी जो विशेषता दोनों धर्मों में है कि दोनों धर्मों को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। भाई जो शिक्षा का अधिकार है हमारा वो आज के दौर में हमारा अनुच्छेद 21A के तहत या आप 21 क भी लिख देते हैं इसको, तो उसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा पाने का अधिकार, तो जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि ऑप्शन आपके ए, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। बी, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है। सी, शिक्षा जीवन है। या डी, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो देखिए भाई जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो जीवन का अधिकार से भी संबंधित है। वो क्यों है ये पूछा आपसे, तो वो इसलिए है कि भाई जो शिक्षा होती है वो गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। क्या करती है भाई, शिक्षा गरिमामय जीवन या गौरवपूर्ण जीवन जीने में सहायता करती है। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।